नमस्कार। शब्दूत में हम आज बात कर रहे हैं काशीपुर के एक नए स्वरूप के बारे में। नए स्वरूप से मेरा मतलब कि काशीपुर की एक पहचान ये साहित्यकारों की धरती भी रही है और गुमानी पंथ लोक रत्न जिन्हें कहा जाता है वो कुमाऊं के पहले कवि माने जाते हैं और वो काशीपुर के निवासी थे। लेकिन आज काशीपुर को साहित्यकारों से ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं कि किन के नाम से पहचाना जाता है, तो कहीं हम साहित्य से बिछड़ते जा रहे हैं। तो इसी क्रम में काशीपुर के एक साहित्यिक माहौल की ओर आपको ले जाते हुए हम आपकी मुलाकात शब्दूत में एक ऐसे गीतकार से करा रहे हैं जिसके गीत फिल्मों में गाए जा रहे हैं, जिसके लिखे गीत और 3200 से ज्यादा गीत अब तक वो लिख चुके हैं। कैलाश चंद्र यादव दूरसंचार विभाग से सेवानिवृत्त कैलाश चंद्र यादव लंबे अरसे से गीत और कविताएं लिखते आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं इनके साहित्यिक सफर को लेकर के। कैलाश चंद्र यादव। मैं कैलाश चंद यादव सबसे पहले अपने मीडिया प्रभारी शब्दूत के विनोद भगत जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो मेरे निवास पर आए और मुझसे रूबरू हैं। और मेरी ये यात्रा बहुत पहले से चल रही है, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ा थोड़ा लिखता चला आया हूँ। कविताओं को लिखने का मेरा शौक पहले से ही रहा है, लेकिन यह है कि स्टार्टिंग जब मैंने किया था वहाँ से आर्टिकल मैं शुरू में लिखा करता था, इकोनॉमिक्स टाइप के, अदर सामाजिक टाइप के। लेकिन यह है कि वो कठिन क्षेत्र था उस समय में लिखना, और अखबारों में प्रकाशित होना या किसी तरह से मीडिया के माध्यम से आगे आना बहुत मुश्किल होता था। तो उसी दौरान मैंने उसको लिए एक शॉर्टकट तरीका निकाला कि मैं अपनी अपनी 4 लाइनों के माध्यम से अखबार में भेजने लगा। जहाँ से पहला अखबार दशानंद था, जिसमें मेरी 4 लाइनें छपती थी, मैं लगातार उसमें भेजता रहता था। ये धीरे धीरे चल के मेरा मन हुआ कि मैं कुछ और नया करने की सोचूं, क्योंकि मुझे संगीत का शौक पहले से ही रहा है। तो मैं गीतों को सुनने का भी मेरा शौक रहा है। आकाशवाणी के कार्यक्रम में लगातार सुनता रहता था, उसमें आने वाले फिल्मी कार्यक्रम मैंने बहुत सुने हैं, फिल्मी गाने बहुत सुनता रहता था। तो मेरा मन में आया कि कुछ नया लिखा जाए। तभी मैंने एक गीत लिखने की कोशिश करी। प्यार करता हूँ तुझे दिलदार करता हूँ, जीने की तमन्ना है फिर भी तेरा इंतजार करता हूँ। तो नहीं, एक एक गीत आपका लय में अगर कोई हो जाए तो हमारे दर्शकों को और आपकी प्रतिभा से रूबरू होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, मैं प्रयास करूँगा आपके समक्ष एक गीत सुनाने का, जो कि मेरी पिक्चर, मतलब जो एक आने वाली पिक्चर है दिविन बी जीविल हवी अदृश्य पति, उसके लिए सेलेक्ट हो गया और वो पिक्चर में आ भी गया है। तो मैं चाहूँगा कि उसी गीत से आज हम आपको शुरुआत करें। आंखें तेरी जानम पैमाने दो, आंखें तेरी जानम पैमाने दो, अफसाना हो कोई देखे पल भर तुझे तो कैसे दीवाना न हो। आंखें तेरी जानम पैमाने दो, अफसाना हो। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये आपने इनका गीत भी सुना। अब हम बात करते हैं कि पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने के साथ साथ लेखन को जारी रखना कितना दुष्कर होता है या सरल होता है। ये एक अलग चीज है कि पारिवारिक परिस्थितियों के साथ साथ हम लोग लेखन को भी जारी रखें।
लिखना और पारिवारिक चीज़ें 2 एक अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर हम लोगों में लिखने की इच्छा है, क्षमता है, अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम पारिवारिक अ, संबंधों के बीच में रहकर लिख नहीं सकते। ऐसा नहीं है, मैंने जब लिखने का शुरुआत किया था और मैं जब एक मेरी पुस्तक चल रही थी, चिट्ठी आई है, उस पर मैं काम कर रहा था, तो मैं जब ऑफ़िस में बैठा होता था, तो ऐसा नहीं है मैं ऑफ़िस में बैठे-बैठे भी लिख लेता था। बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में आती थी, तो मैं तभी अपनी लेखनी उठाई, मैंने तभी लिख लिया उसको। बहुत सारे नए टॉपिक जो हैं हमें परिवार के बीच में, पब्लिक के बीच में, जन-सामान्य के बीच में, इधर-उधर जो हम टहलते रहते हैं, उस दौरान दिमाग में आ जाते हैं। तो लेकिन ये है कि बेसिक तौर पे अगर हम उन्हें नोट करें, कागज़ कलम दवात लेके किसी तरह से अपने पास रख लें, तो वो हमें आगे की जर्नी के लिए बहुत प्रेरणादायक साबित हो जाते हैं और बहुत कुछ लिखने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो मेरा लेखन भी इसी तरह से चलता रहा है, परिवार के बीच में रह के भी मैंने अपने आप को बनाए रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे परिवार के लोग क्यों हमें डिस्टर्ब करेंगे। अगर कहीं कोई हम ऐसा काम करें, जिससे कि हम समाज के विपरीत जाके हो रहा हो, तब तो कोई हमें रोके-टोकेगा। तो ये सब इस तरह से मेरी जर्नी चलती रही है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूँ कि आपकी रचनाओं का मुख्य बिंदु या मुख्य केंद्र किस पर आधारित, श्रृंगार पर या राजनीतिक परिस्थितियों पर या सामाजिक परिवेश पर आपने गीत लिखे हैं? जहाँ तक परिवेश की सवाल है, तो मेरे लिए कोई भी परिस्थिति कोई विशेष मायने नहीं रखती है। मैं कभी भी डिफरेंट परिस्थितियों में अपना लेखन जारी रखता हूँ। राजनीति को भी लेकर मैंने लिखा है, श्रृंगार को लेकर भी मैंने लिखा है, दुःख को लेकर भी मैंने लिखा है, धार्मिकता को भी लेकर मैंने भजन लिखे हैं। अच्छा, राजनीतिक उस पर आपका कोई व्यंग कविता है या किसी और तरह की कविता है, वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएँ। राजनीति की एक व्यंग की 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ कि हमने उठाई लेखनी तो पत्नी बिगड़ गई, हमने उठाई लेखनी तो पत्नी यूँ बिगड़ गई, हाय अल्लाह राम कसम मुँह पे बिजली ही क्यों ना गिर गई, हाय अल्लाह राम कसम मुँह पे बिजली ही क्यों ना गिर गई, जाने क्या लिखता रहता है रातों दिन, इतनी समस्याएं क्या कम थी, एक समस्या और बढ़ गई। तो ये तो व्यंग था आपका। हाँ। और श्रृंगार को लेकर के, श्रृंगार रस कवियों का प्रिय रस माना जाता है, हालाँकि आजकल तो हास्य रस भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हाँ, हाँ। श्रृंगार की ओर आपका रुझान और उस पे आपकी कोई रचना हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। श्रृंगार की ओर मेरा रुझान इसलिए हुआ क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि श्रृंगार को ही पसंद करते हैं। जब भी हम ट्रांजिस्टर सुनते हैं, फ़िल्मी गाने सुनते हैं, तो उसमें श्रृंगार का ही ज़्यादा वर्णन होता। क्योंकि श्रृंगार एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी उससे आकर्षित होना चाहता है। तो जब मैं एक बार अचानक ही साइकिल से जा रहा था ड्यूटी को, तो मेरे मन में एक लाइन आ गई, होठों पे है पिया तेरा नाम, सांसों में है पिया तेरा नाम। ये 2 लाइन मेरे दिमाग में आई, साइकिल पे चलते-चलते। मैं ऑफ़िस को जा रहा था, ऑफ़िस को जाते ही मैंने ऐसे कागज़ पे नोट किया लाइन को। कागज़ को नोट करने के बाद में फिर मैंने इसका विस्तार किया, तो यहीं से मेरा गीत बन गया। होठों पे है पिया तेरा नाम, सांसों में है पिया तेरा नाम, तेरा नाम सजना, तेरा नाम सजना, होठों पे है पिया तेरा नाम, सांसों में है पिया तेरा नाम। अच्छा, एक चीज़ है, आजकल गीतों में श्रृंगार के नाम पर कई बार फूहड़ता और अश्लीलता जो आ रही है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जहाँ तक आजकल के जो गीत चल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे पुराने गीतकारों ने गीत लिखे हैं, मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी,
जावेद अख्तर वगैरह जितने भी हैं, बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। उनकी मेलोडी भी बहुत अच्छी होती थी, उनका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा होता था। और वहाँ पर जब पर्दे पे फिल्माया जाता था तो उसकी भी एक-एक अदा निराली होती थी। एक गाना मुझे याद आता है तो वहाँ पर जो है जैसे आज की जुमली रात में, तो आज की जुमली रात में उसने स्टार्टिंग जहाँ से पूरे पिक्चर को अगर हम देखें तो एक-एक दृश्य को किस तरह से फिल्माया गया, किस तरह से जोड़ा गया, वो एक अद्भुत चीज़ होती थी, जो कि मैं देखता हूँ आज देखने को नहीं मिलती। दूसरी बात एक और ये है कि आज के जो शब्द हैं, मैं देख रहा हूँ कि शब्दों को पता नहीं कहाँ से कैसे-कैसे जोड़ लेते हैं लोग बाग। फिर उसके बाद उनको जब गाते हैं तो उनके गाने का स्टाइल भी बिल्कुल वो रैप है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता। समझ में ही नहीं आता कि फिर उसके बाद में जब वहाँ गाने की तैयार करने के बाद जब उसकी शूटिंग होती है, तो ऐसा लगता है शूटिंग का उस गाने से कोई मतलब ही नहीं है। तारतम्य नहीं जोड़ा कहीं पर भी। तो ये सब बिल्कुल जो है मतलब हमारे लिए ठीक नहीं है और दूसरी बात ये है इसका परिणाम भी ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा समय तक चल भी नहीं रही हैं। जो कुछ गाने तैयार होते हैं, थोड़े बहुत दिन चलते हैं, थोड़े बहुत दिन जब वहाँ पे हमारे आते हैं, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। जबकि हमारे पुराने गाने जो हैं, वो आज भी हमें ज़ुबान पे याद हैं, बहुत अच्छी तरह से हम उनको अच्छा, साहित्यकारों को जो सम्मान और स्थान पहले मिलता था, अब क्या आपको लगता है कि उनका भी वही सम्मान रह गया या राजनीति साहित्यकारों पर हावी हो गई है? जहाँ तक साहित्यकारों का सवाल है, तो वहाँ पर साहित्यकार और विशेष तौर पे मैं कहूँ कि जो गीतकार या जो भी नए इस लाइन में आने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बहुत मुश्किल समस्या हो गई है। क्योंकि हर एक जगह अपने-अपने लोगों ने एक गुट बना लिया है, अपना-अपना एक वो बना लिया है माध्यम कि वो केवल उन्हीं लोगों को प्रेफ़र करते हैं जो उनके उससे जुड़े होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे बहुत अच्छे-अच्छे संगीतकार या गीतकार जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको प्राथमिकता नहीं मिल रही है। दूसरी एक चीज़ और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल जो दौर आ गया है, वो इस तरीके का आ गया है कि पहले किसी ज़माने में 100-100 म्यूज़िशियन होकर एक गाना तैयार किया करते थे। कहीं वायलिन वाले होते थे, कहीं गिटार वाला, कहीं अदर म्यूज़िक कैसे-कैसे आर डी बर्मन ने म्यूज़िक निकाला। वो सब चीज़ें अब नाम की रह गई हैं। तो साहित्यकार का फ़िल्मों में गीत लिखना, क्या इसमें आप ये मानते हैं कि कहीं न कहीं उन्हें कहीं समझौता भी करना पड़ता है फ़िल्म की माँग के अनुसार उनको अपनी भावनाओं को छोड़ते हुए फ़िल्मकार की आदेश पर या कहा जाए उसकी माँग पर गाने लिखने पड़ते हैं। तो ऐसे में आप कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाएँगे? हाँ, ऐसा भी बहुत बार होता क्योंकि एक गीतकार जो है या साहित्यकार जो है उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता। मान लो कि आपको जो है निर्माता ने थीम दे दिया, अब थीम के अनुसार आपको गाना लिखना पड़ेगा। मेरा गाँव मेरा देश की कहानी है तो उसमें वो बता रहा है कि इसमें डकैत के ऊपर ये है तो कैसे गाना कहाँ देना चाहिए, कैसी चीज़ होनी चाहिए तो आपको भी इसी सिचुएशन के अनुसार गाना लिखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है म्यूज़िक डायरेक्शन वाला जो है संगीतकार कह रहा है कि यार भैया ये है मेरा म्यूज़िक, इस गाने पे इस पे गाना लिख के दो। तो हमें वहाँ भी अपने आप को तैयार रखना पड़ता। कई बार ऐसा होता है हमें एक लाइन दे दी किसी ने कि अभी इलू इलू, अभी क्या इलू इलू? तो हमें उस पे भी गाना लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से संगीत के ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर लोग होते हैं या जो हमारी जो हम लोग गीतकार हैं, तो उन्हें बहुत सारी परिस्थितियों में से गुज़रना पड़ता है। सामाजिक है, अगर होली पे किसी ने किया तो होली का ही गीत लिखना पड़ेगा, वहाँ पे हमें अपने आप को एडजस्ट करना है कि यहाँ पे किस तरीके के भाव लाए जाएँ। अगर कहीं विदाई हो रही है शादी की, तो हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा कि भई यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या सैड दिखाना है, क्या प्रसन्नता दिखानी है। ये सब चीज़ें हमें समझौता करना पड़ता है। अच्छा, मैंने कहीं सुना है कि आपने जैसा बताया कि 3200 गीत लिखे हैं और आपको गिनीज़ बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में भी गीतों की संख्या को लेकर के अपना नाम दर्ज कराने की इच्छा है। तो अभी चूँकि समीर अकेले ऐसे गीतकार हैं जिनका नाम भारत से गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। क्या आप उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, मेरा प्रयास यही है कि अभी मैंने पिछले 5 वर्षों से
लगभग 3000 से ज़्यादा गीत मैं लिख चुका हूँ और लिख तो हालाँकि मैं 3200 गीत लिख चुका हूँ, जो कि मेरे पास व्हाट्सएप पर मौजूद हैं। और उसके अलावा भी जो है मेरे बहुत सारे गीत जो कि ऐसे भी हैं जो कि मैं नोट नहीं हो पाए हैं, तो वो उनकी संख्या भी मिलाऊँ तो 3500 तक कम से कम हो जाएगी। और मेरा प्रयास ये है कि मैं इसका एक विश्व कीर्तिमान बनाऊँ, अधिक से अधिक गीत लिखने का, और इस दिशा में मैं प्रयासरत हूँ और लगातार, और इस प्रयास को जारी रखने में मेरी अब तक 23 किताबें भी छप चुकी हैं और 2 अभी प्रकाशन में हैं, जो चल रही हैं। तो मुझे कहीं से कुछ ऐसा माध्यम मिलेगा तो इसके लिए भी मैं अपने आप को तैयार रखूँगा। अच्छा, अब बात करते हैं काशीपुर शहर की। जी। काशीपुर में साहित्य और साहित्यकार इनकी क्या स्थिति है? काशीपुर में साहित्य और साहित्यकार की स्थिति के बारे में अगर हम सोचें, तो साहित्यकार हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो है कुछ नया करने की प्रतिभा उन लोगों में कम है। जबकि इतने बड़े शहर के बावजूद कुछ नया करने का होना चाहिए। लेखन का जहाँ तक सवाल है, लोग बाग लिखते ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि उसमें कुछ नयापन नहीं ला पाते। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक साहित्यिक संस्था साहित्य दर्पण से भी जुड़ा हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे हैं। तो उसमें भी बहुत सारे लोग नए-नए अच्छी-अच्छी रचनाएँ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, गीतों की दुनिया में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अभी भी कम है। उनको चाहिए कि और मेहनत करें। गाना है तो गाने के लिए अगर जो गीत लिख रहे हैं तो उसमें देखें कि इसमें मेलोडी आएगी या नहीं आएगी, उसे गा के देखें, फ़िल्म के गाने की तर्ज पे गा के देखें, किसी और तरीके से करके देखें, तो तभी जो है हम और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब चलते-चलते एक वो गीत जो आपको अपना लिखा हुआ सबसे ज़्यादा पसंद हो, वो गीत हमारे दर्शकों को सुनाएँ। दिल वाले मोहब्बत जाने न तू, दिल वाले मोहब्बत जाने न तू, करता है शरारत काहे को तू, है गोरा गोरा रसिया हिलता नहीं बराबर काहे न तू, दिल वाले मोहब्बत जाने न तू।